नितेश शाह, निदेश एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से उड़ान स्काई इज द लिमिट करियर गाइडेंस वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा परिचय, मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी में पिछले 30 साल से ट्रेनिंग और एक्टिंग वर्कशॉप से जुड़ा हुआ हूँ। आज के हमारे वक्ता निदेश एजुकेशन से श्री तुषार कालेकर जी, शिक्षणविद धवल भट्ट सर, श्री कैप्टन विजय याया सर, श्री नियत भट्ट सर है। आज के हमारे इस वेबिनार का मीडिया कवरेज वॉइस ऑफ वडोदरा, YNN न्यूज और फीलिंग्स मल्टीमीडिया लिमिटेड ने किया है। सबसे पहले मैं तुषार जी को आमंत्रित करता हूं, जो हमारे फाउंडेशन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है। वो हमें निदेश एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन की गतिविधियों के बारे में बताएंगे। तो आइए तुषार जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। तुषार जी। नमस्कार मित्रों, और सबको गुड आफ्टरनून। आपको क्रिसमस की बिलेटेड शुभकामनाएं। निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, इस साल पहले हमारे फाउंडेशन की स्थापना श्री शिरीष भाई दीवान जी, जो हमारे फाउंडर हैं और आज की डेट में 85 इयर्स के हैं, 85 साल के हमारे लिविंग यंग इंस्पिरेशनल पर्सन है, जो आज भी 10 से 12 घंटे काम करते हैं दिन में, और प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, जिसे पहले ICWA कहा जाता था, अभी CMA कहा जाता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। तो कॉस्ट ऑडिट करते हैं वो। आज से वो जब रिटायरमेंट की एज क्रॉस किया उन्होंने, तब उन्होंने इस फाउंडेशन की स्थापना की थी। ये समाज के पास से जो भी लिया है उसको थैंक्स बोलने के लिए ये फाउंडेशन शुरू किया था। और पर्टिकुलरली उनके केस में उन्हें जब उन्होंने ग्रेजुएशन खत्म किया, तो ग्रेजुएशन के बाद उन्हें घर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था, और पेरेंट्स की इच्छा थी कि वो CA बने, लेकिन उन्होंने कॉस्टिंग की लाइन प्रिफर की, और उन्हें उनके पेरेंट्स ने काफी सारी जगह पे ले जाके उसका स्वॉट एनालिसिस किया था, दोनों का, CA और ICWA का, और अल्टीमेटली उन्हें उनके फील्ड में जिसमें उनको इंटरेस्ट था, उस फील्ड में उन्हें आने का मौका मिला। और उसी वजह से उनका मानना है कि वो आज इस एज में भी अपने मन चाहे काम को नॉन स्टॉप कर पाते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ ये फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी कि बच्चों को भी वही लाइन चुनने का एक अवसर मिले जिसमें उनका इंटरेस्ट है। तो फाउंडेशन की स्थापना के इमीडिएट बाद ये बुक पब्लिश करना हमारे फाउंडेशन ने शुरू किया था। ये नीचे जो हमारी टीम दिख रही है, उसमें ये सेंटर में खड़े हैं जितू काका, तो जितू भाई मेहता नाम है उनका, वो ये निर्देशिका बुक के चीफ एडिटर हैं। ये बुक गुजराती और इंग्लिश में हम लोग करीब 20 साल से हर साल पब्लिश करते हैं विद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो ये बुक लेके जब जितू काका और पूरी टीम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाने लगे, तो स्कूल कॉलेज के मैनेजमेंट ने यही बोला उन्हें कि आप ही क्यों सेमिनार नहीं कर लेते, आप बच्चों को खुद ही समझाइए कि इस बुक में क्या है और उन्हें करियर में क्या क्या, कैसे कैसे चुनना चाहिए, करियर का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। तो हमने हमारे फाउंडेशन ने करियर सेमिनार्स की शुरुआत की। आज तक करीब 750 स्कूल्स कॉलेजेस में 1500 प्लस सेमिनार्स कर चुके हैं। फिर ये कोरोना काल के पहले हम लोगों ने करियर फेयर की भी आयोजन किया था। ये जो नीचे आपको दिख रहा है टेंट वाला फोटो, तो ये करियर फेयर्स थे, और ये करियर फेयर्स हमने अलग अलग काफी सारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में भी उनके ग्राउंड और ऑडिटोरियम हॉल में ये ऐसे कार्यक्रम करते थे, जहाँ पे
विभिन्न यूनिवर्सिटीज, ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है तो उसमें यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, इवन बैंक भी हमारे साथ आता था, जिसमें वो एजुकेशन लोन के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे। तो ये फेयर हमने किए काफी सारे। फिर कोरोना काल आ गया, तो पैंडेमिक सिचुएशन में अभी हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं, और आज का हमारा वेबिनार करीब 30वां वेबिनार है। तो हर वेबिनार में 3 स्पीकर आते हैं, तो इस हिसाब से आज तक इस वेबिनार में करीब 90 स्पीकर्स ने अपना ज्ञान परोसा है। तो करियर गाइडेंस के बारे में हम लोग जो काम करते हैं, तो उसका एक फटाफट मैं आपको प्रोसेस करियर सिलेक्शन का बता देता हूँ कि सबसे पहले तो बंदे को यानी स्टूडेंट को खुद को पहचानना जरूरी है। अपने आप को अगर पहचान लिया, खुद के टैलेंट्स, स्किल्स, पोटेंशियल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सब जान लिया खुद का, तो उसे खुद को पहचानने के बाद अपना स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, वो बहुत ही अच्छी तरह कर सकता है वो। तो वो कैसे जानेगा? तो हमने कुछ टूल्स डेवलप किए हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, और इनबॉर्न फिंगरप्रिंट एनालिसिस टेस्ट, जिसे पॉपुलरली डीएमआईटी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो टूल्स हमने डेवलप किए, और उन टूल्स के माध्यम से खुद को बहुत अच्छी तरह और आसानी से जाना जा सकता है। अब आप खुद को जान लिया, स्वॉट एनालिसिस कर लिया, तो गोल सेट करना चाहिए करियर प्लानिंग के लिए। आपके 3 तरह के गोल्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। अगले 2 साल में मैं क्या करूँगा या क्या बनूँगा या कहाँ हूँगा, इसका प्लानिंग शॉर्ट टर्म गोल में कर सकते हैं, 5 साल का मिड टर्म में, और पढ़ाई होने के बाद मैं कहाँ पे जॉब करूँगा, बिजनेस करूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप या प्रोफेशनल प्रैक्टिस में जाऊँगा, तो इसका प्लानिंग आप लॉन्ग टर्म में कर सकते हो। या उस फील्ड में जाने के बाद 5 साल के बाद मैं खुद को कहाँ देख रहा हूँ या देख रही हूँ, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म। ये जब भी गोल सेट करें तो वो स्मार्ट गोल होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइमली। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इसके लिए सेपरेट सेशंस भी करते हैं। गोल सेट हो गया, खुद को जान लिया, तो अब स्ट्रीम सिलेक्शन की बारी आती है। स्ट्रीम्स आज की डेट में हमारे पास साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज उसको बोलते हैं, वो है। आगे आने वाली न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी में काफी सारे चेंजेस हैं, इसमें आप स्ट्रीम के बदले सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने मन चाहे, जिसमें वोकेशनल, प्रोफेशनल, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इसमें से भी काफी सारे सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्ट्रीम सिलेक्शन हो गया, उसके बाद कोर्स सिलेक्शन, मैंने कहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। अगर मेरे फैमिली की सिचुएशन बहुत अच्छी, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, या मेरे ग्रेड बहुत अच्छे, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो मैं सर्टिफिकेट कोर्स यानी आईटीआई से भी शुरू कर सकता हूँ टेक्निकल में अगर, या तो और किसी फील्ड में जाना है तो सर्टिफिकेट कोर्स से शुरू कर सकता हूँ। उसके बाद डिप्लोमा करके 10th के बाद डिप्लोमा में भी एडमिशन लिया जा सकता है। 12th के बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या डिग्री लिए जा सकते हैं। प्रोफेशनल डिग्रीज भी ले सकते हैं, जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए या एमबीए। मास्टर्स भी अपने अपने फील्ड में किया जा सकता है। फिर रिसर्च और डॉक्टरेट किया जा सकता है। ये सारी पढ़ाई के दौरान आपको अपनी टेक्निक्स के बारे में भी जागरूक रहना पड़ेगा। आपकी खुद की सॉफ्ट स्किल्स कैसी है, बिहेवियरल टेक्निक्स कैसी है, कम्युनिकेशन टेक्निक कैसी है, इंटरव्यू टेक्निक्स कैसी है, जनरल एटिकेट्स, डिसिप्लिन, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, काफी सारी चीजें ऐसी है जो जरूरी है लाइफ के लिए।
जिसको अगर पढ़ाई के समय में ही एक्वायर कर लिया तो पढ़ाई में भी, फिर इंटरव्यू देने में और लाइफ में बहुत काम आ सकते हैं। तो कोर्स सिलेक्शन में हमारी निर्देशिका काम आ सकती है। ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई एक बच्चा, अच्छा ये टूल्स वगैरह की ज़रूरत क्या होती है? क्यों ये टेस्ट खुद के करवाने चाहिए? तो नॉर्मली जो एक बच्चा जब 10th या 12th पास करता है तो 5 से 10 लाख रुपया नॉर्मली उसका खर्चा हो जाता है। जैसे हम लोग खर्चा बोलते हैं, लेकिन माँ-बाप के लिए तो वो अपने बेटे या बेटी के पीछे इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट आगे जाके उन बच्चों को अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो उसके बाद कॉलेज में भी 2 से 10 लाख या 1 आध करोड़ तक का भी खर्चा हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप कैसे कोर्स सिलेक्ट करते हो, कहाँ पढ़ते हो, इंडिया में पढ़ते हो, अब्रॉड जाके पढ़ते हो। तो इसके ऊपर ये सारा दारोमदार रहता है। लेकिन ये इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लिया गया तो सफलता की कोई गारंटी या रिटर्न्स की कोई गारंटी नॉर्मली नहीं रहती है। इसीलिए खुद को जाने, खुद को पहचाने और खुद के अपने पोटेंशियल के हिसाब से, स्किल के हिसाब से आगे काम करें तो इसका रिटर्न अच्छा मिल सकता है। अब जब इन्वेस्टमेंट की बात ही चली है तो काफ़ी ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है, मुझे बनना तो कुछ है बड़ा, लेकिन पैसे की वजह से कुछ बच्चे या पेरेंट्स ये सारा छोड़ देते हैं, बीच में ड्रॉप आउट करते हैं। तो उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जो पैसे के इंतज़ाम है, वो 2 तरह से वो लोग कर सकते हैं खुद के लिए। स्कॉलरशिप्स अगर शार्प है बच्चे, तो स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट के कम्युनिटी है, कम्युनिटी यानी समाज की स्कॉलरशिप होती है, कॉर्पोरेट यानी सीएसआर फंड्स में से कुछ कंपनीज स्कॉलरशिप्स देती है, वहाँ से मिलते हैं। अगर किसी को चैरिटी नहीं चाहिए, यानी दान में चैरिटी में नहीं पढ़ना है, तो वो लोग लोन भी ले सकते हैं। नेशनलाइज है, कोऑपरेटिव है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, यहाँ से लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। अच्छा, हमारी फाउंडेशन ने स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही सुंदर सा प्रोजेक्ट डेवलप किया है, अर्न व्हाइल यू लर्न, यानी पढ़ते पढ़ते कमा सकते हैं वो। तो हमारे काफी सारे टूल्स है, प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, जिसमें वो लोग हमें सपोर्ट करें। हमें जो इनकम होगी उस इनकम का रेवेन्यू शेयरिंग हम उन्हें कर सकते हैं और उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा। हमारा तो वैसे भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, एनजीओ है, तो हम वैसे भी प्रॉफिट कमाने में ज्यादा मानते नहीं है। तो जो भी लोग अभी कोरोना में भी जिनकी जॉब या बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ है और जिन्हें एजुकेशन में इंटरेस्ट है, एजुकेशन में काम करने का, तो वो लोग भी हम हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं। तो अब मैं हितेश जी को आग्रह करूंगा कि अगले स्पीकर्स को बारी-बारी इनवाइट करें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू हितेश सर। धन्यवाद तुषार जी। अब मैं अग्रणी शिक्षणविद धवल पर्स सर को आमंत्रित करता हूं। सर ने एमएससी बीएड केमिस्ट्री किया है, वह उमा विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर है। उनको शिक्षण क्षेत्र का 18 साल का अनुभव है। आज वो हमारे 8वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बारे में अधिक जानकारी देंगे। तो आइए धवल भट्ट सर, आपका स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। धवल भट्ट सर। थैंक यू हितेश भाई। नमस्कार तुषार भाई, नमस्कार जीतू सर, और नमस्कार जितने भी लोग अभी मुझे अलग अलग माध्यम के थ्रू अगर मुझे सुन रहे हैं।
जैसे कि अभी तुषार सर ने अपनी स्पीच में एक छोटी सी चीज बताई थी, वोकेशनल कोर्स में या आज की तारीख में बच्चों के लिए एजुकेशन कितना चैलेंजिंग हो चुका है और उसके आधार पे अलग-अलग पॉलिसीज जो वर्कआउट हो रही है, तो उसमें क्या करना चाहिए? हितेश जी ने जैसे बताया 8वीं से 12वीं के बच्चों तक, तो हालांकि अभी-अभी ये कोविड के माहौल में करीब-करीब जून-जुलाई के महीने में हमारे जो एमएचआरडी के जो अध्यक्ष बोल सकते हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिन्होंने एक करीब 28 साल बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसका आगाज किया। एक्चुअली ये तो एक बहुत विजनरी चीज है। अभी डॉक्यूमेंट के तौर पे वो कब इम्प्लीमेंट होगी उसको अभी हम बता नहीं सकते, लेकिन प्रोबेबली ऐसा कहा जा सकता है कि अभी कोविड की जो महामारी का माहौल है, अगर वो थोड़ा सा भी शांत होता है तो प्रोबेबली इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2022। अब ये एग्जैक्टली एजुकेशन पॉलिसी होता क्या है, तो उसकी अगर हम बात करें ना, तो हिंदुस्तान में सबसे पहले 1968 में कोठारी जी कमीशन की पॉलिसी अमल में आई। 1968 के बाद करीब-करीब 18 से 20 साल के बाद में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब 1986 में एक और नई पॉलिसी वर्कआउट हुई, जो पॉलिसी हम ज्यादातर अभी तक भी उसके कुछ प्रावधान जो है ना, मेजोरिटी वो पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी पॉलिसी अमल में आ रही है। हालांकि 1986 में जो नई पॉलिसी अमल में आई उसमें रिवाइजल 1992 में किया गया और 1992 के बाद अभी ये 2020 में, मतलब आप समझ सकते हो करीब 28 साल बाद उसका एक डॉक्यूमेंट विजनरी, मैं इसको विजनरी डॉक्यूमेंट बोलता हूँ। विजनरी डॉक्यूमेंट इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम जानते हैं, हम कई बार कई लोगों को सुझाव भी देते हैं, सजेस्ट भी करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, अगर हमारी पॉलिसी में ऐसा होता तो मैं ये करता, वो करता। हालांकि अब वो उसमें कितना आगे बढ़ सकते हैं, वो तो जब पॉलिसी अमल में आ जाएगी उसके हिसाब से ये पूरे सिस्टम अमलीकरण हो जाएगा, उसके बाद में जो लोग शायद इतना बोलते थे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। मुझे भी कई बार लगता था कि मैंने 10th के बाद में साइंस लिया, साइंस में भी स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के साथ में अभ्यासक्रम किया, लेकिन मेरा खुद का इंटरेस्ट लैंग्वेज में भी था, मेरा खुद का इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में भी था, मेरा खुद का इंटरेस्ट म्यूजिक में भी था, लेकिन उन सब सब्जेक्ट को मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि एक लिमिटेशंस आती थी। अभी ये अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अमल में आ जाती है तो ये जो लिमिटेशंस है हमारी वो खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली ये जो पॉलिसी है ना, उसको हम लोग ये कोई 2 4 5 पेज का कोई एप्लीकेशन नहीं था कि किसी ने गवर्नमेंट को लिखा कि आप ये बदलो और गवर्नमेंट ने उसका एक डॉक्यूमेंट अमल में कर दिया। इसके जो अध्यक्ष है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसका एक विजनरी डॉक्यूमेंट अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ उसका गवर्नमेंट विजनरी डॉक्यूमेंट अभी पब्लिश किया है, वो भी उनकी वेबसाइट पे है। जो उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर कस्तूरी रंजन, इसरो के वैज्ञानिक भी रह चुके हैं और उनकी पूरी टीम ने करीब-करीब 4 से 4.5 साल तक अलग-अलग फील्ड के माहिर से माहिर लोगों के, उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी है, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी है, अलग-अलग राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर भी है, अलग-अलग राज्य से शिक्षणविद भी है, फॉरेन के भी कुछ एम्प्लॉइज है। उन सबका करीब-करीब, अगर मेरे पास जो आंकड़ा है, अगर वो गलत नहीं है, तो करीब-करीब 2.25 लाख से भी ज्यादा लोगों के सुझाव को लेकर 480 पेज का एक पॉलिसी बनाया है। और वो 480 पेज के पॉलिसी में से गवर्नमेंट ने अभी जो ये जुलाई अगस्त में डिक्लेयर किया है, वो 60 से 66 पेज का एक मेजर जो उसके हाईलाइट है ना, उसको रिलीज किया है। उसके हाईलाइट मतलब समझ लो इतनी इम्प्रेसिव है कि अगर उस चीज को अमल में कर दिया गया तो डेफिनेटली हम जो हमारे हिंदुस्तान को कभी पास्ट में कुछ वर्षों पहले या कुछ हजारों साल पहले हम सोने की चिड़िया बोलते थे, अगर उसका एक एक पॉइंट जो वहां पर मेंशन हुआ है उसको अमल में किया गया तो हम डेफिनेटली दोबारा सोने की चिड़िया बन सकते हैं। इस प्रोग्राम की जो कुछ मतलब ये विजनरी डॉक्यूमेंट की जो कुछ मेजर हाईलाइट है ना, वो हाईलाइट के अंदर हम आते हैं ना, तो हम शुरुआत करते हैं
स्कूल एजुकेशन है। गवर्नमेंट के अभी आज की तारीख में कंपलसरी जो एजुकेशन है वो प्राथमिक तक की, मतलब आरटी 2009 के हिसाब से प्राइमरी एजुकेशन तक कंपलसरी, मतलब 6 से 14 साल की आयु तक कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। ये है, गवर्नमेंट ने इसमें और बढ़ोतरी किया है। बढ़ोतरी कैसे किया है उसको हम समझते हैं। ज्यादातर क्या होता था कि पहले पहली कक्षा में आने के लिए 6 साल का बच्चा होना चाहिए, और प्राइमरी की उसकी एजुकेशन जो खत्म होती है उसके लिए वो जब भी खत्म करता है 8वीं कक्षा की उसकी एजुकेशन, तब उसकी उम्र करीब करीब 14 साल होती है। तो 6 से 14 साल की आयु जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है आरटीई 2009 एक्ट के तहत, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन गवर्नमेंट में इसके अंदर अपनी और जिम्मेदारी बढ़ाई है। कैसे बढ़ाई है वो मैं आपको समझाता हूँ। गवर्नमेंट ने अभी एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी पहले थी 1986 में जो अमल में आई थी, उसके हिसाब से 10+2 सिस्टम था, उसको पूरा बदल दिया है, या उनका बदलने का योजना है। उनकी ये पॉलिसी के अंदर उन्होंने इस चीज को क्लियर मेंशन किया है, और वो जो नई पॉलिसी है वो 5+3+3+4 सिस्टम के तहत आगे आएगा। अब ये 5+3+3+4 सिस्टम क्या है? तो 5+ अगर पहले हम 5 साल का तब जो हिस्सा है उसकी बात करते हैं, तो उसमें किंडरगार्टन केजी, जिसको हम प्ले ग्रुप या नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी बोलते हैं, वो 3 साल प्लस कक्षा 1 और कक्षा 2, मतलब 5 साल को मिला के उन्होंने एक यूनिट बनाया है, जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। अब ये फाउंडेशन क्या होता है? हम सब जानते हैं, हमारे घर में, आपके घर में, सभी के घर में छोटे बच्चे जो होते हैं, जब शुरू में स्कूल जाना होता है ना, तब उनको स्कूल जाने के लिए बहुत समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है। हमें बहुत ज्यादा प्रलोभन देने पड़ते हैं कि बेटा आप स्कूल जाओगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा विकल्प दिया है। कोई भी फाउंडेशन में, मतलब केजी से लेके सेकंड कक्षा तक कोई भी एग्जाम नहीं होंगे। बच्चा वहां पर स्कूल में जाएगा, अपने आप को कंफर्ट जोन में लाएगा, अपने घर का एटमॉस्फेयर छोड़ के बाहर के एटमॉस्फेयर में और 30-40 बच्चों के साथ में और कई अनजान लोगों के बीच में। यहाँ पर एग्जाम कंपलसरी नहीं, मतलब हम जो बोलते हैं ना कि बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं साकार होता है। आज हम जाते हैं कई सारे, हम किसी के सामने कोई क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आज की तारीख में जब केजी का बच्चा भी स्कूल में दाखिले के लिए उसके पेरेंट्स जाते हैं, तो उनके बाकायदा से एग्जाम लिए जाते हैं, या एग्जाम जैसा कोई माहौल क्रिएट किया जाता है। बच्चा वहीं से डरना शुरू कर देता है, जबकि यहाँ पर वो सिस्टम को पूरा खत्म कर दिया गया है। सेकंड जो स्टेज है वो थर्ड स्टेज है, ये लर्निंग है। मेरे हिसाब से ये लर्निंग स्टेज है। क्यों लर्निंग स्टेज है? क्योंकि यहाँ से कायदे से तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों की, जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं, और यहाँ पर उनको कुछ न कुछ सीखने की कवायद शुरू होने वाली है। बच्चा यहाँ पर सीखेगा, और यहाँ से वो एग्जाम क्या है उसको समझेगा, मतलब यहाँ से वो एग्जाम लेना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर क्या है, जो सबसे ज्यादा एक डिबेट का सब्जेक्ट बना हुआ है कि बच्चे को कौन से माध्यम में पढ़ाया जाए, इंग्लिश मीडियम या उसका जो भी मदर टंग है। गुजराती है तो गुजराती मीडियम, मराठी है तो मराठी मीडियम, बंगाली है तो बंगाली, और अगर कोई साउथ का है तो साउथ की उनकी खुद की लैंग्वेज। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, बीइंग एकेडमिशियन और बीइंग टीचर, अंग्रेजी लैंग्वेज आज के माहौल में ग्लोबल लैंग्वेज हम उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो अंग्रेजी लैंग्वेज जरूरी है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई अंग्रेजी में ही हो। और खास करके छोटा बच्चा जो अभी थोड़ा थोड़ा उसने बोलना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना जुलना चालू किया, तो उसको अंग्रेजी में ही एजुकेशन देनी चाहिए। ये जो सोसाइटी के कुछ वर्ग की डिमांड होती है कि अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ा तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किया है मातृभाषा में शिक्षण, बहुत ही कंपलसरी अगर इसको किया है तो बहुत ही एक पॉजिटिव मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की सोच है। आप इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाओ, लेकिन मातृभाषा को आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। एक बहुत अच्छा प्रावधान है। यहाँ पर बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ेंगे, लर्निंग करेंगे, सीखेंगे,
थोड़ा बहुत। उसके बाद का जो थर्ड स्टेज आता है वो 6 to 8 स्टैंडर्ड का है। मेरे हिसाब से ये आज तक हिंदुस्तान में हुआ नहीं है, एक ऐसा है स्टेज। बहुत ही लर्निंग स्टेज है। यहाँ पर इसको हम मिडल स्टेज बोलते हैं। मिडल स्टेज में क्या होगा? तो मिडल स्टेज में बच्चा कंप्यूटर सीखेगा। हम कंप्यूटर तो अभी भी सीखते हैं, लेकिन यहाँ से वो कंप्यूटर कोडिंग सीखना चालू कर देगा। उससे भी ज्यादा 6 स्टैंडर्ड से बच्चा अगर चाहेगा तो इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर सकता है। मतलब अगर कोई बच्चे में कोई स्पेसिफिक टैलेंट है और वो टैलेंट के बलबूते पे अगर आगे आना चाहता है, तो वो स्कूल का टाइम के अंदर ही कहीं और किसी के भी पास में इंटर्नशिप कर सकता है। गवर्नमेंट की ये नई पॉलिसी में इसका प्रावधान दिया गया है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही स्मार्ट मूव है, अच्छा मूव है। हम कई बार अलग-अलग वीडियोस देखते हैं फॉरेन के बच्चों को बहुत ही छोटी सी आयु में हम एज ए सेफ काम करते हुए देखते हैं, हम एज ए उनको कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हुए देखते हैं, हम एज ए उनको मतलब एक अपना खुद का एप्लीकेशन क्रिएट कर देते हैं। ऐसा अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इतना छोटा बच्चा क्यों करता है, लेकिन ऐसे पॉलिसीज वहां पर बरसों से वर्क कर रही है। अगर ये हिंदुस्तान में आ गई तो डेफिनेटली हमारा हर वो बच्चा जो 6 to 8 में केवल प्लेग्राउंड में खेलता था, वो कंप्यूटर के साथ में भी खेलना स्टार्ट कर देगा आने वाले वक्त में। ये 100% है। बहुत ही अच्छा मूव है। इसमें कंपलसरी एक हिंदुस्तान की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, और वो हिंदुस्तान की लैंग्वेज उनके मदर टंग के अलावा की होगी, जिसमें वो संस्कृत भी सीख सकता है, अगर वो चाहे तो उर्दू भी सीख सकता है, अगर वो चाहे तो बंगाली भी सीख सकता है, अगर वो चाहे तो मराठी भी सीख सकता है। एक हिंदुस्तानी लैंग्वेज 6 to 8 में कंपलसरी होने के एक उन्होंने बहुत ही अच्छा विकल्प दिया गया है। मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट मूव है, और ये सबसे मतलब ज्यादा मैं इसको पॉजिटिव देता हूँ, क्योंकि इस एज में बच्चों में बहुत जोश होता है। अगर उस जोश को अगर हम बड़े प्यार से संभाल लेते हैं, तो उनका होश और जोश दोनों मिला के वो बच्चा अपना 9 to 12 जो है उसको बहुत ही तरीके से। अभी मेरा जो चौथा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट जो है वो सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज मतलब 9 to 12। 9 to 12 के अंदर अभी क्या था, 10वीं तक पढ़ाई करो, 11 से स्ट्रीम चयन करो। दोस्तों यहाँ पर अभी स्ट्रीम की कोई जरूरत नहीं, ना साइंस स्ट्रीम, ना कॉमर्स स्ट्रीम, ना आर्ट स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। अभी यहाँ पर जो भी होगा वो सेकेंडरी का 9 to 12 का एग्जाम होगा। मतलब साइंस कॉमर्स को सब भूल जाओ। बच्चा यहाँ पर जो भी पढ़ना चाहता है, अपनी मनपसंद के जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के साथ में पढ़ सकता है। सबसे बढ़िया मूव यहाँ पर ये लाया गया है कि इसमें जैसे 6 to 8 में एक इंडियन लैंग्वेज है, देखिए 3 to 5 में कंपलसरी मदर टंग, 6 to 8 में एक इंडियन लैंग्वेज, 9 to 12 में एक फॉरेन लैंग्वेज। मतलब कल को जाके अगर ये पॉलिसी बहुत ही पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट हो गई, तो हिंदुस्तान के स्कूल में हो सकता है जापानीज, जर्मन, स्पेनिश या अदर कोई भी लैंग्वेज कोई बच्चा पढ़ता होगा, या हो सकता है फ्रेंच लैंग्वेज। अभी इसमें जैसे अभी हमारे चाइना के साथ में जो रिलेशन है, तो चाइना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज को गवर्नमेंट ने इसमें से बहिष्कार किया है। लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में गवर्नमेंट की खुद की सोच है, उनके कुछ राजनीतिक विचार है, उसके हिसाब से उन्होंने अभी चाइनीज लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है, अगर मैं शायद होता, डिसीजन मेरे हाथ में होता, तो मैं डेफिनेटली चाइनीज लैंग्वेज को भी देता, क्योंकि हमें वो लैंग्वेज, हमारे ताल्लुकात उनके साथ में अच्छे हो या ना हो, लेकिन उनकी लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से वो एक, आज नहीं तो कल गवर्नमेंट उसके बारे में भी सोचेगी, लेकिन रशियन लैंग्वेज भी हम सीख सकते हैं। तो ये 9 to 12 में एक बहुत अच्छा मूव है। पहले क्या था, बच्चा बोर्ड की एग्जाम देता, मतलब पूरे साल में, कई लोग बहुत ही शार्प माइंड होते हैं, पूरे साल में 8-9 महीना खेलते कूदते हैं, लेकिन आखिरी के 2 महीने लगातार पढ़ाई करके बोर्ड में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते, कई बच्चे ला भी देते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर बच्चे का कंटिन्यूस इवोल्यूशन होगा। मतलब हर सेमेस्टर के हिसाब से उनके एग्जाम्स हों 9 to 12 के। मतलब जो पहले ऑफिशियल 4 मेजर एग्जाम के तहत उसका रिजल्ट बनता था, अभी वो 4 नहीं लेकिन 8 एग्जाम्स हों। वो 8 एग्जाम में भी दोनों के जोड़ के मार्क्स अंतिम उसके साल के जो होंगे वो आएंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसमें बच्चा मल्टीपल सब्जेक्ट, मतलब अगर किसी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले को
अगर संस्कृत में उसकी रुचि है तो वो संस्कृत भी पढ़ सकता है, उसका अगर इकोनॉमिक्स में रुचि है तो वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ पाएगा। मतलब मल्टी सब्जेक्ट अगर बच्चा पढ़ेगा तो डेफिनेटली मल्टी टैलेंटेड बच्चे भी हमें मिलेंगे। आज साइंस वाले बच्चों के पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, लेकिन उनके पास कॉमर्स की कोई नॉलेज नहीं होती। अगर किसी भी कंपनी को एस्टेब्लिश करना है तो क्या रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, वो शायद उसको नहीं मालूम। अगर किसी कॉमर्स वाला बंदा मान लो कंस्ट्रक्शन लाइन में गया तो कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या क्या चीजें मायने रखती है वो शायद उसको नहीं मालूम। लेकिन अगर बच्चा ये सिस्टम से पढ़ा तो हो सकता है कि एक ही बच्चे के पास में सारी नॉलेज होने की गुंजाइश बढ़ सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा शार्प मूव है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। दोस्तों मैं ये सिर्फ आपसे हाईलाइट डिस्कस कर रहा हूँ। 480 पेज का पूरा एक ग्रंथ बना चुके हैं डॉक्टर कस्तूरी रंजन और उनकी पूरी टीम। अगर उसके एक एक पॉइंट में उसका एक सबसे बेस्ट, अभी इंडिया में इसके पीछे जो एजुकेशन के पीछे हमारा जो बजट है ना वो करीब करीब हमारी जीडीपी का 3% हिस्सा जाता है, करीब करीब। इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो जो बजट है वो अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट 6% तक इंक्रीज करने के प्लानिंग में है। मतलब समझ लो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। अगर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा तो और भी अच्छे अच्छे प्रावधान और बाकी कई सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ में आ रही है। और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊं, हालांकि मुझे 8 से 12 की बात करनी है, लेकिन 8 से 12 का ये जो प्रावधान है ना उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पर अभी आने वाले ये इम्प्लीमेंट पॉलिसी हो जाए उसके बाद ना कोई साइंस का बंदा रहेगा, ना कोई कॉमर्स का बंदा रहेगा, ना कोई आर्ट्स का बंदा रहेगा। बच्चा मल्टी टैलेंटेड हो जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं कि वो मल्टी टास्क कर सकेगा। इकोनॉमिक्स भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, लैंग्वेज हिंदी या संस्कृत भी पढ़ सकता है। हर कोई लैंग्वेज में वो अगर वो चाहे तो अपना रुचि के हिसाब से, और वही चीज को अगर वो चाहेगा तो आगे ग्रेजुएशन में भी उसी चीज पे जाएगा। अगर इसमें हम थोड़ा सा ग्रेजुएशन का बात करते हैं ना, तो अभी ग्रेजुएशन नॉर्मल इंडिया में क्या होता है, 10+2+3 सिस्टम। मतलब समझ लो 15 साल की पढ़ाई हमारी अगर ग्रेजुएट हम होते हैं तो हो जाती है। 10वीं तक किया, 2 साल 12वीं तक का किया और 3 साल ग्रेजुएशन। यहाँ पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई 4 साल की होगी। टेंशन मत लीजिए, इसमें कोई हमारा लोड नहीं बढ़ रहा है, जबकि ये सिस्टम में हमारा फायदा है। पहले क्या था, हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया, किसी कारणवश हम थर्ड ईयर की पढ़ाई नहीं कर पाए तो हमारे पास में क्या रहेगा, डिग्री नथिंग, क्योंकि हमने हमारी पढ़ाई कंप्लीट किया नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जो 4 साल है उसमें अगर कॉलेज का आपका पहला साल आपने कंप्लीट किया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा साल अगर आप कंप्लीट करते हो तो यू विल गेट डिप्लोमा, आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर तीसरा साल आप खत्म करते हो तो तीसरा साल खत्म करने के बाद आपको डिग्री मिलेगा, और उसके बाद में आप किसी भी जॉब के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो गवर्नमेंट कंडक्ट करते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और चौथा साल कंप्लीट करने के बाद आपको रिसर्च का डिग्री दिया जाएगा। मतलब आपका एक भी साल बेकार नहीं जाएगा। अब मान लो आप 2 साल खत्म करने के बाद कोई कारणवश पढ़ाई नहीं कर सकते हो, और 5 साल के बाद आपकी जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई, आपके पास में आपके फेवर में कुछ आपके वक्त आ गया और आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं रहेगा। आपका ये जो 2 डिग्री है ना वो गवर्नमेंट की क्रेडिट में रहेगा। मतलब आपका वो जो स्कोर है ना, अब जैसे समझ ले कि हमारा बैंक में हम पैसा डालते तो जैसे क्रेडिट होता है ना हमारे अकाउंट में, वैसा आपका ऑनलाइन गवर्नमेंट एक क्रेडिट बैंक बनाएगा, उसमें आपकी डिग्री क्रेडिट होगी। अब मल्टी मतलब इसमें भी केमिस्ट्री वाला फिजिक्स भी, केमिस्ट्री वाला इकोनॉमिक्स भी साथ में सब्जेक्ट रख पाएगा, कोई और सब्जेक्ट लैंग्वेज पढ़ना पाएगा वो भी पढ़ पाएगा। मतलब ऑन पेपर इतनी पावरफुल ये पॉलिसी दिख रही है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो गई और होने की गुंजाइश बहुत ही पॉजिटिव है, 2022 या 2023 जब भी, अभी ये विश्व में जो महामारी छाई है उसके आसार जैसे जैसे कम होते जाएंगे, इसके ऊपर भी इफेक्टिवली वर्किंग चालू हो जाएगा। और जब भी ये इम्प्लीमेंट होगा तो समझ लो आने वाले कुछ सालों के बाद में इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। बस
कई और सारी चीजें हैं। हमें लगेगा इसमें वोकेशनल है तो वोकेशनल के लिए भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है इसमें। आपका बच्चा छठी स्टैंडर्ड से अगर वो अपने शर्ट की बटन टाँपना सीख जाएगा तो समझ लो, या वो थोड़ा बहुत गार्डनिंग सीख जाएगा, या वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कारपेंटरी सीख जाएगा। सीखना जरूरी है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत ही बढ़िया वीडियो देखा, जापान की एक स्कूल का वीडियो था और वो करीब 5वीं या छठी कक्षा के बच्चों का था। हमारे यहाँ कोई बच्चा अगर हाथ में झाड़ू लेके स्कूल का सफाई अभियान में हिस्सा लेता है तो दूसरे दिन पेरेंट्स का झुंड स्कूल में आ जाता है और कंप्लेन करता है कि आपने हमारे बच्चों से एक्टिविटी के बहाने ये सब करवाया। जापान में वो जो स्कूल का देखा, वहां पर बच्चों को उनके रोल नंबर के हिसाब से इतना बढ़िया सा एक्टिविटी, मतलब उनकी क्लास से एक ग्रुप साफ करेगा, दूसरा ग्रुप वो क्लास को डेकोरेट करेगा, मतलब सही ढंग से। वहां पर कोई भी, जैसे अभी हमारे यहाँ सेवक भाई जिसको हम प्यून बोलते हैं, उसकी कंपलसरी जरूरत होती है, वहां पर किसी भी क्लास में ऐसे किसी भी सेवक की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को बचपन से वो चीजें सिखाई जाती है स्कूल के अंदर। और जब ऐसी चीजें बच्चे स्कूल से ही सीखेंगे तो हमें कल को जाके बच्चा बड़ा होगा तो कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। हमारी ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो चीज को वापस दोहरा रही है, वापस ला रही है। तो कई सारे फीचर्स है, बहुत ही पॉजिटिव बातें हैं और मतलब ये जब भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो हमारी कई सारी जो आज की एजुकेशन में हमें कुछ जगह पे कमियां जो दिख रही है वो कमियां दूर होने की काफी आसार है, पॉजिटिव आसार है। वोकेशनल को भी उन्होंने उसमें चांस दिया गया है, स्पोर्ट्स के बारे में भी उसमें काफी सारी चीजें मेंशन की गई है। रादर देन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो अभी से स्थापना हो गई है, लेकिन उसको और इफेक्टिव तरीके से भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने और इसके अंदर काफी और प्रावधान उसके सिलेबस से लेके सभी चीजों में गवर्नमेंट अभी भी सीरियसली वर्क कर रही है। और यही अगर पॉलिसी हिंदुस्तान में अमल में आ गई तो डेफिनेटली हमारा जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट होने वाला है। ये 100% है। मैं इसीलिए इसको विजनरी डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ। ये 60 या 66 पेज का जो एक हाईलाइट है ना, वो हाईलाइट मैं उसको विजनरी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बार बार उसको स्टडी किया। मुझे बार बार मैं उसको जाके देखता हूँ कि सही में ऐसा होता है, और अगर ये सब चीजें जो ऑन पेपर है वो सही मायने में इम्प्लीमेंट हुई तो ये डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया होने वाला है बच्चों का फ्यूचर। तो सर जी, जीतू भाई सर, अगर किसी को इसमें जो भी पार्टिसिपेट है उसमें से किसी को इसके बारे में कुछ और जानना है, पूछना है, तो मैं आगे इसके आंसर दे सकता हूँ। अदरवाइज मैं मेरा स्पीच यहीं पर खत्म करता हूँ आपकी अनुमति से सर। सर ये सेशन हमारा वन वे है तो इसमें क्वेश्चन आंसर या ओपन सेशन नहीं होता है। जी जी, ओके ओके सर। तो बस तुषार जी, मैं इसमें काफी अगर देखने जाऊँ तो ये पॉलिसी का डिस्कस करो तो मेरे हिसाब से 3 घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन ये मैंने मेन हाईलाइट जो है वो मैंने बता दिया है। तो अभी अगर आपकी अनुमति है तो मैं यहाँ पर अपने आप को रोकना चाहूंगा सर। जी सर, जी सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद श्री धवल भट्ट सर। थैंक यू हितेश जी। अब मैं श्री शिक्षणविद श्री कैप्टन बीजेड याया सर को आमंत्रित करता हूं, जो नियोटेक टेक्निकल कैंपस द्वारा संचालित कॉमर्शियल पायलट कोर्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अब वो हमें कॉमर्शियल पायलट कोर्स के बारे में अधिक जानकारी देंगे। तो आइए कैप्टन बीजेड याया सर, आपका स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आपकी स्पीच शुरू कर सकते हैं। प्लीज सर। Okay, good afternoon, ladies and gentlemen, and boys and girls. I would just like you to introduce to the commercial pilot course, what we're undertaking at the Neotech College. And first I will introduce you myself. I'm an ex-Air India captain. Been in with Air India for 31 years. I've flown about 21,000 hours as an airline captain all over the world, all over the globe probably. And I belong to Baroda actually. I did my schooling from Baroda High School. And then I did my college from the MS University, and I did my flying at the Baroda Flying Club, Gujarat Flying Club rather. So after
such a big career of 31 years as an airline captain, I'm totally in training the pilots at this time. Now, let us discuss about this course, what this course is. Here at Neotech College, we prepare the students for becoming a commercial pilot. So first I will talk you about the eligibility of this, that what is the eligibility of becoming a pilot. You need to be minimum 17 years of age. Okay, and you need to pass your 12th science in PCM, that is your physics, chemistry, and maths. The marks don't matter, okay, and the attempts also don't matter, basically. And the third thing is that you should pass your medical exams, that is the physical fitness test. Okay, now this physical fitness test for this course is basically, luckily we are in Baroda, there's a doctor who is approved by the Civil Aviation Department, Delhi. Okay, that doctor is available here in Baroda. He belongs to Baroda and he sits in Alkapuri near the Chakli Circle, Adarsh Hospital. So he's been approved and he does the class 2 in medical for your flying. Now, it's very important for you to do, or rather to know that you are medically fit to basically undertake your flying training. So basically this doctor, he does your class 2 medical. Okay, that is the first step towards your medical, and he tells you, okay, like, you know, you're medically fit or you're medically unfit. Okay, if you're medically unfit, of course, we can't do anything to that. Or you can do some necessary like medications to get fit, and then again redo the medical. But if the medical illness or if the medical fitness is of a like a permanent type, then basically you can't do. You should not think about this career and rather investing so much of time and money in this. Okay, after you're declared medically fit, then the Neotech College, their role starts actually. Here at Neotech, we do the classroom training and computerized flight simulations. Okay, and now this classroom training, actually this flying syllabus is divided into two phases. Okay, that is the classroom training and the practical flying training. Now the classroom training we do here at the Neotech College, all the subjects have been taught. Okay, there are about 7 subjects. They have been taught over here. And then we give you a certificate. And based on that, you can do your practical flying training. Okay, now the practical flying training can be either done in India. If you want to do in India, there are very good schools also. But the NTC has basically got in collaboration with a school in USA. That's the Pacific States Aviation, California. So the duration of this course, your practical flying training is about 12 months and about 3 months for your ground schooling. So that takes you about 14-15 months to be a commercial pilot. Okay, and when you do it in America, so you have to do practical flying training for 200 hours. Now in that 185 hours is on the single engine aircraft, and the rest of the 15 hours are on the 2-engine aircraft. That is a requirement to get your commercial pilot license. Now, if you do it in America, you get a FAA license, that is the Federation Aviation of America. They also give you a license, FAA commercial pilot license. Then when you come back to India and you submit your papers, you get the CPL issued by the Director General of Civil Aviation. Now, how this 2 license helps you? Basically, the DCCA license, that is the Director General Civil Aviation license, which is issued in India, is good enough for you to get a job in India. So in India, we have various airlines like Indigo, Go Air, SpiceJet, Air India, Alliance Air, and various airlines are there where basically you can try for a job, or rather we can also help you to get a job. We normally do that. Okay, we give you alerts for your job, and we also prepare you for the airline interviews and the written exam and the psychometric test and the various other things, you know, how the selection process goes. So basically the first choice for any commercial pilot license holder is to join an airline. Okay, the second choice, if you come down, if you can't get there, you can also do some corporate flying. That is, there's various corporate companies, you know, they have their own airplanes like Ambani, Adani, Alembic, and various other planes, you know, the companies are there who have got their own private jets. So you can also basically get a job over there. Okay, if not over there, then the third is you can get a job
in the Indian Navy, that is with the Coast Guard, or the Air Force also. Air Force also now these days are asking for the commercial pilot license holder for their transport category type of airplanes. Okay, if not there, you can also become a certified flight instructor, and you can fly as a flight instructor in a flying club. And if not that also, then you have got a flight dispatcher, okay, who is basically a briefing officer for the pilots on ground when they're operating a flight. Basically, he briefs the pilots when they come to operate the flight, known as a flight dispatcher. So these are basically the these are basically the advantages of opting to do a commercial pilot license course. Now, as far as the cost goes, the classroom training is about 2,15,000 is for your flight computer and for your books, and 2 lakh is for your training, for the classroom training and the flight simulation. After you complete that, and when you take up your practical flying training, so the practical flying training approximately comes to about 50 lakhs with your stay and for your 12 months. Now, the students who are opting to go abroad, okay, so we basically get them their I-20 form. So, you know, this is a vocal course, so you don't require a GRE, TOEFL, GMAT and all that to be done. So we procure the I-20 form from the flying school, that is a PSA, and then we give you a certificate, prepare your papers to get your, you know, the US visa. So this US visa is basically given for about 12 months, the duration what is written on your I-20 to complete the course by PSA. So, within that stipulated time and the money, the agreement which they do with us, you know, with the student. So, you know, for the, you know, that much amount, they send you the I-20, and then when you go for your visa, you have to show that you have so much funds, or you have basically procured a loan to do flying, an education loan. Now we also give an assistance for the education loan also at the campus. So if you visit our campus, basically, you know, you can, you know, get more and more information what you basically require for this course. So this is just in a nutshell. But if anybody wants to ask me any questions, they're most welcome. Can share your personal experiences also. Okay, my personal experience, I'll tell you. I joined Air India in the year 1987 till about 2020 May 31st, when I superannuated from Air India, and I've flown about 7 types of aircraft in Air India. I've done a lot of evacuations whenever Air India was, you know, required to evacuate from Kuwait, Yemen, Sanaa. So all these places, basically, we have always stood, you know, for the cause of our nation. Where there were floods, there are earthquakes, there are basically evacuation. So all this has been done by Air India, and I was one of them, you know, when this all procedures were basically carried out. So, and I've flown about 7 types of aircraft. I got 21,000 hours, and this is what it is, you know. So we are here at technical, you know, the Neotech Technical College, and we have got a very good response for the students. And this Neotech College is also, you know, in the pipeline is the BSc Aviation. They will also get shortly the approval. It's basically a degree course for the BSc Aviation. That will be first time in Gujarat, you know, like any college will be awarded to do BSc Aviation course. Yeah. So this is what I have to say. Sir, yes, sir. Thank you, sir. And sir, can you please throw the light on the, as you said about the expenditure part. Now, can you please throw some light on earning part? After earning part is, when a pilot, when a student becomes a commercial pilot, he first joins, let us say he joins an airline. So his salary, his starting salary is around 2 lakhs. Okay, in an average good airline, the starting salary of a co-pilot is around 2 lakhs. Okay, and then as he keeps flying and as he gets more and more experience and he becomes a commander, then his salary doubles and it goes to 5-6 lakhs a month. But if you are joining any corporate, okay, corporate also is equivalently you're paying very high to the pilots. That's also at about 2-3 lakhs rupees a month they get. Then when you come to the Air Force,
and Indian Navy, of course, the salary is not that much, but then you have other perks like housing, you have, and basically it's a government job. So you get all the advantages of the government, and because I don't know exactly how much the Air Force and the Navy pays, I won't be able to enlighten that. Then as far as the flight instructor is concerned in India, he is getting around 1.5 to 2 lakh rupees, as a flight instructor. So that, and a flight dispatcher, what I spoke about, he's getting about 30, 40,000, 50,000 a month. Yeah, that is. So that is the salary structure basically. Yeah. And now they have analyzed that in India, they will be requiring around more than 12,000 pilots in the coming 2 years. Because there is so much of expansion going to happen after the pandemic, post-pandemic. There's a lot of big expansions, a lot of airlines, a lot of aircrafts are going to come. yes, sir, very true. Yes. Almost 120 new airports are going to be built in next 5 to 10 years. Yes. Correct. Absolutely. Yeah. Right, sir. So, being this is it. So Gujarati, basically, I'm sorry. being Gujarati, if we Yeah. think about the return on investment, our investment will be recovered just within 2.5 years or so. Yeah, 2 to 3 years, you can recover the full money. 2 to 3 years, you can recover the full. Plus, you can worldwide. You're flying. You can see the best of the places. You stay, like I flew for 31 years. 31 years of my life, I stayed in 5 stars. Okay, and from the age of 23 till the age of 58, I've just stayed in the 5-star hotels. I have moved around the world. I've seen around the world. I have been to the best of the hotels. Always 5-star hotels. Always. So it works, So a lot of other benefits are there, which I'm not discussing over here. But there are a lot of other benefits of becoming a pilot. And the status is the bonus. Yeah, status is the bonus. All. Yes. Right, sir. Okay. Are you happy? Yeah, sir. Thanks. All the answers? Thank you. Anything Bye-bye. more? See you. Okay, fine, sir. No, this is what is at the Neotech. This is what we are going to do, and we are getting a very good response as far as the admissions are going, and all. It's doing very well. So we invite everybody, whosoever is online and listening to my interview. You all are most welcome to Neotech, to visit Neotech, and to visit all the other faculties, all other departments also, and of course the School of Aviation as well. So I'll invite everybody basically. Okay. Thank you. Right, sir. Pleasure is ours. धन्यवाद कैप्टन बीजेड वाइवा सर। कॉमर्शियल पायलट कोर्स के बारे में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं श्री नियंत भट्ट सर को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो हमारे कानन इंटरनेशनल के प्रियानगर और मांजलपुर ब्रांच के हेड है। उन्होंने LLB किया है और उन्हें 14 साल का मार्केटिंग और वीजा कंसल्टेंसी का अनुभव है। अब वो हमें IELTS, TOEFL और GRE के बारे में अधिक जानकारी देंगे। तो आइए नियंत भट्ट सर, आपका हार्दिक स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। नियंत भट्ट सर। First of all, good evening, all of you. Sir, your camera is off. Yes, sir. Yes, sir. I'm just turning it on. I was listening all of the dignitaries since long. Thank you. So it was a very wonderful session from you people, very experienced people. All are my seniors. First of all, students, it was a very wonderful time that I'm spending with you. It's nearly about 25 minutes Nirdesh has given to me, and I'll try to cover all the points during this entire session. So first of all, if you are talking about the study abroad, that is my topic, right? So study abroad, why students nowadays looking for the study abroad, that we are also having a lot many opportunities in India. इंडिया में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद बाकी सब लोग स्टडी अब्रॉड इतना कंज्यूम, इतना सारा लुक आफ्टर क्यों करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन क्यों रखते हैं?
तो सबसे पहला उसका रीजन है that our population. So if you are talking about the last 2020 अब तक का जो number था, that was 1.32 crores. Mr. Modi is telling since last 5 years, right? एक 130 करोड़, 132 करोड़, more than your numbers will be increased. So once the number will be increased, the opportunities are getting less. Opportunities कम होती जा रही है अभी. So this is the main thing that we as students are looking for the other opportunities. So other opportunities में क्या आएगा? Either they shift to the another state or they will shift to another country. So study abroad का जो idea है, that is come through this only reason because studies यहाँ पे करते हैं, graduate करते हैं, specialization करते हैं, फिर भी अपने field का job नहीं मिलता है. This is the biggest issue of nowadays. So students have started look after this entire thing and they have explored lot many countries. काफी सारी countries है जहाँ पे student पढ़ने के लिए जाते हैं. Because study is the only best way to enter into any of a country. Why? Because कोई भी student अगर कोई भी country में जाता है, after getting a good education in that country, उसको कभी भी low category का काम नहीं करना पड़ता है, या आपको field का job छोड़ना नहीं पड़ता. You can easily do your field job. Students we were on a study abroad, like so that's why the students are looking after the lot many countries. पहले के ज़माने में क्या था? Students were strongly looking after the USA. फिर 2008 तक यूके आया, फिर उसके बाद जो आया दैट इज ऑस्ट्रेलिया. बट एक ऐसा कंट्री था जो हर एक स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर रहा था सिंस लास्ट 24 इयर्स, बिकॉज कानन इज डूइंग बिजनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री सिंस लास्ट 25 इयर्स. सो पिछले 10-12 साल में भी ये कंट्री ने काफी अच्छा सारा ग्रो किया है. दैट कंट्री नेम इज कनाडा, एंड कनाडा हैज गिवन अ lot many opportunities to the youngsters. So why people are going for this kind of countries? Because their population is very low. So if you are talking about a land of an opportunities, so we can put USA on a first number because वो दुनिया का first number का economy है. But on a second number we can put Canada. Why? Because Canada is one of the largest country on this planet, right? So Canada's population is only 3.8 crores. और USA की अगर population की बात करें तो that is 38 crores. राइट. तो ये दोनों में काफी सारा डिफरेंस है. दोनों नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है एंड दे आर एक्टिंग एज इन ट्विन कंट्रीज. राइट. नाउ लेट्स गो फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो सम मिथ्स आर इनटू द मार्केट कि अगर 90% आते हैं, 90%, तो हमें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, हम इंडिया में ही रह लेंगे और काफी अच्छा खासा पढ़ाई वगैरह करके विल गोना सेट. बट सेट होने के अंदर भी इफ यू नीड टू चेक आउट द पर कैपिटा एंड ऑल, इट्स अगेन वेरी लेस कंपेयर टू दिस कंट्रीज. सो एक अच्छा एजुकेशन लेने के बाद भी एक लिमिटेड सैलरी के अंदर हमें यहाँ पे काम करना पड़ता है. दैट इज अगेन अ बिगेस्ट इशू. सो ये भी एक मिथ है कि अगर 40, 45, 50% या 55% वाला बच्चा है तो उसको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा. दैट इज अगेन अ मिथ. अगर आप ये सोच रहे हो कि 90% अगर हमारा परसेंटेज हम यहीं पे रह जाएंगे, तो अगेन जस्ट थिंक, जब हमारे मम्मी पापा जॉब करते थे उसका उत्तर का पॉपुलेशन था 80-90 करोड़. 70-80 करोड़, अभी है 1.4 अराउंड, हो ही जाएगा. राइट. 2021 में जब हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे. राइट. सो दिस अपॉर्चुनिटीज आर गेटिंग लेस एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो वो अगर वो चीज उसमें आप यू नीड टू टेक 10 to 15 years टू गेट सेटल डाउन आफ्टर स्टडीज. सो 10 से 15 साल अभी का जो जनरेशन है ना, वो पेशेंस नहीं रख पाएगा उतना. राइट. उन्होंने उतना पेशेंस नहीं है. सो अगर 10-15 साल तक आप मार्केट के अंदर आप स्ट्रगल कर सकते हो, तो यस, इंडिया इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट मार्केट. Not many opportunities are there into the market right now and again. But if you're talking about the study abroad, trust me, 4 to 5 years is maximum required, including studies. Minimum studies requirement जो है और उनके criteria जो है और उनके लिए आपको कौन से prerequisite exams देने पड़ेंगे, that I'm gonna cover. सबसे पहले if you are talking about the any native English speaking country जिसका first या second language English हो, for that country you required one English testing examination जिसमें आपके पास 3 option है. First one is TOEFL, second one is PT, but third one is IELTS. So IELTS is one of a very recognized examination. उसका भी reason है compared to the other exams. Why these IELTS exams is very popular? First point, IELTS is accepted by more than 10,000 institutions, including government across the world, including government and private sector both.
educational institutes, private companies, right? And all are accepting this. More than 10,000, बहुत बड़ा number है. And more than 22 countries are giving accepting this IELTS examination. IELTS का full form है International English Language Testing System. Total 4 मॉड्यूल है उसके. उसका जो एग्जाम है वो मॉनिटर करता है कैम्ब्रिज लैंग्वेज असेसमेंट बॉडी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है. और एग्जामिनेशन लेने का अथॉरिटी है ब्रिटिश काउंसिल और ITP के पास. फाइन. सो एग्जाम के 4 मॉड्यूल है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. सो LRWS बोला जाता है. सो ओवरऑल बैंड स्कोर्स रहते हैं 9.0. यहाँ पे परसेंटेज या CGPA नहीं होता. यू नीड टू कवर द बैंड स्कोर्स, दैट इज 9.0. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बैंड स्कोर्स, कोई भी कंट्री में आप चले जाओ, रिक्वायर्ड 6 ईच, सब में 6 बैंड्स होंगे, so that is a very good score for the 12 students. But if you are talking about the graduate or more than that study students, we required 6.5, not less than 6. This is a very good score to get admissions. So if you are talking about the IELTS importance, why should we give IELTS importance? 5.5 बैंड में भी काफी कुछ बच्चे अपीयर भी कर रहे होंगे इसके अंदर. So अगर 5.5 बैंड के अंदर भी एडमिशन मिल रहा है तो फिर 6.5 की मेहनत करने की क्यों जरूरत है? तो उसका भी एक रीजन है. अगर कनाडा की बात करूं, मैं लास्ट में करता हूं, बट अगर उल्टे से शुरू करें, मैं न्यूजीलैंड से बात कर रहा हूं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, अगर 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड स्कोर्स है आपके पास, 6.5 ओवरऑल, 6 से कम एक भी मॉड्यूल में नहीं होना चाहिए. अगर वो बैंड स्कोर्स है आपके पास, तो आपको वहां पे जाके इंग्लिश एज एन एडिशनल कोर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा. वहां पे जाके आपको इंग्लिश एज एन एडिशनल कोर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपके 2 से लेके $5,000 बच जाएंगे. उसका इंडियन करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर्स और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखना, वी विल हैव योर आंसर. आगे बढ़ते, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूएसए अगेन 6.5 नॉट लेस देन 6 होगा, तो ट्रस्ट मी, यू नो नीड टू स्कोर एनी काइंड ऑफ नो नीड टू परस्यू एनी काइंड ऑफ इंग्लिश एक्स्ट्रा कोर्स. एंड लास्ट में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कनाडा, so Canada will give you an opportunity to put your visa under the SDS category. SDS मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम. ये कैटेगरी है क्या? ये कैटेगरी इज वन काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू गो फॉर द स्टडी अब्रॉड, स्पेसिफिकली फॉर कनाडा. रीजन इज व्हाट? सबसे पहला, एक मिडिल क्लास का स्टूडेंट है जिसको सही में जाने की जरूरत है, क्योंकि उसको उसकी फैमिली को काफी कुछ हद तक सपोर्ट करना पड़ता है. ठीक है, अभी नहीं करेगा तो आफ्टर स्टडीज उसको सपोर्ट करना पड़ेगा. सो अगर वही बच्चे को अगर मैं भेजूं और बोलूं कि आपको 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए बैलेंस दिखाना है, तो उसके लिए सबसे टफ टास्क हो जाएगा. 90% हमारी एज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग बाहर नहीं जा पाए थे. क्यों? क्योंकि उनके टाइम पे ये 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए का बैलेंस दिखाना पड़ता था और उन लोगों ने ये प्लान ड्रॉप किया था बिकॉज वो बैलेंस उनके पास था नहीं, या तो फिर दगड़ों सेठ के पास जाके आपको उसका ये जो है ब्याज वगैरह पे लेना पड़ता था एंड ऑल, एंड दैट इज अगेन अ वेरी बिगेस्ट हेडेक. सो ये ग्लिचर दूर करने के लिए कनाडा ने एक सिस्टम निकाला जिसको बोलते हैं SDS, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम. पूरे वर्ल्ड में 180 कंट्रीज में से स्टूडेंट कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं. उसमें से सिर्फ 7 कंट्रीज को ये अथॉरिटी दिया है कि आपको किसी भी तरीके का बैलेंस शो नहीं करना है और आप सीधे कनाडा पढ़ने के लिए आ सकते हो. राइट? सो दैट इज कॉल्ड SDS कैटेगरी. SDS कैटेगरी में आपको फंड शो नहीं करना पड़ता, बट उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है. टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? सबसे पहले आपका 50 to 55% रिजल्ट होना चाहिए, आप जो भी कोर्स इंडिया में आपकी होम कंट्री में कर रहे हो. उसके बाद आपको सब में 6 बैंड्स लेके आने हैं, 9 में से 6 बैंड्स लेके आने हैं ओवरऑल आपको, और ईच 6 भी लेके आने हैं. सो वंस यू विल हैव दिस 6 नॉट लेस देन 6 बैंड स्कोर्स, आप SDS कैटेगरी में एलिजिबल हो जाते हैं. बट वो कैटेगरी में एलिजिबल होने के बाद भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको जो ट्यूशन फीस है वो पूरे 1 साल का पे करना है. अब इफ यू आर कंपेयरिंग विद द अदर कंट्रीज, कनाडा का जो मैक्सिमम फीस है वो आता है $15,000 to $17,000, ओनली $15,000 to $17,000, which is a very nominal amount. Varies between 7.5 to 9.5 lakhs, right? 7.5 to 9.5 lakhs वो आपका 1 साल का वहाँ का ट्यूशन फीस है. दूसरा एक रिक्वायरमेंट उन्होंने आपको दिया है, दैट इज आपको 1 साल का रहने खाने पीने का खर्चा लेके आना, दैट इज ओनली 5.65 lakhs रुपीज. वो पैसे आप ही के हैं, आपको 1 साल के अंदर टुकड़ों में वो पैसे वापस मिल जाएंगे. राइट? उसको बोलते हैं GIC, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट. So this is the nominal requirement they have given you, and no need to any kind of show like extra 20 lakh 25 lakh रुपए का balance. You can directly jump into SDS category and you will get your visa within 30 days. बाकी कितनी भी important फाइल होगी वो बाद में assess करेंगे. सबसे पहला SDS कैटेगरी वाले का
फाइल असेस होगा फॉर द वीजा पर्पस। ठीक है। नाउ एजुकेशन पैटर्न, अलग अलग कंट्रीज की एजुकेशन पैटर्न अलग अलग है। कुछ कंट्रीज है आपको डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और पीजी काइंड ऑफ ऑप्शंस देंगे। कुछ कंट्रीज आपको देंगे 4 इयर्स का बैचलर या तो फिर 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम, राइट। बैचलर्स प्रोग्राम को सभी कंट्रीज बोलती है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मास्टर्स को बोलती है ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना आप। अंडर ग्रेजुएट अगर कोई बोले तो समझ नहीं ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है, नहीं, दैट इज अ राइट प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड बैचलर्स प्रोग्राम। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेजुएट प्रोग्राम, दैट इज योर मास्टर्स प्रोग्राम। सी इन इंडिया काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही है कि पीजी और मास्टर्स बोथ आर द सेम थिंग्स, राइट। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अब्रॉड कंट्रीज, पीजी इज अ डिफरेंट स्टोरी एंड मास्टर्स इज अ डिफरेंट स्टोरी। मास्टर्स कौन करता है? जिसको सही में रिसर्च में जाना हो, एक, राइट। और दूसरा जिसको वहां पे जाके एक्स्ट्रा जॉब्स नहीं करनी है, दे कैन स्पेंड देयर मनी फॉर 2 years ऑफ एजुकेशन फ्रॉम होम कंट्री। क्योंकि मास्टर्स में है ना, सही में आपको रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, तो उसके अंदर आपको टाइम थोड़ा कम मिलेगा। नाउ वी आर कमिंग ऑन अ मेन पॉइंट एज आई एम हैविंग वेरी लेस टाइम, so I'll directly come on a Canada. So if you're talking about Canada, so Canada एजुकेशन पैटर्न है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है उन लोगों ने। सबसे पहला है यूनिवर्सिटी सिस्टम और दूसरा है कम्युनिटी कॉलेज सिस्टम। अब यूनिवर्सिटी जो है वो आपको अंडर ग्रेजुएट या तो फिर ग्रेजुएट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स देंगे, अंडर ग्रेजुएट, बैचलर्स, ग्रेजुएट, मास्टर्स। और कॉलेजेस का काम है दैट इज टू रिलेट विद द इंडस्ट्रीज, और उनको जैसे एम्प्लॉइज चाहिए वैसे एम्प्लॉइज को ये लोग ट्रेनिंग दे के रेडी करते हैं, मतलब रेडी रखना एम्प्लॉइज प्रोवाइड करते हैं टू द इंडस्ट्रीज। सो कॉलेजेस विल गिव यू 3 ऑप्शंस, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। So diplomas and advanced diplomas are specifically for 12 student and 10+3 diploma holders in India. ये 10+2 ITA वाला इसमें प्रोग्राम नहीं चलेगा, right? So 10+2 में जब बोलता हूँ, some students are asking me, sir ITA चलेगा? 10 के बाद किया मैंने, so that is not acceptable. आपको either 12th करना है या तो आपको 3 साल का डिप्लोमा करना है। So ये दोनों का रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद आपको वहां पे मिलेगा 3 ऑप्शंस खुलेंगे आपके लिए, डिप्लोमा 2 साल का, एडवांस डिप्लोमा 3 साल का एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपको मिलेगा 4 साल का, राइट। अगर आपने इंडिया में ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया हुआ है, मतलब 10+2 या तो 10+3 के बाद 4 या तो फिर 3 साल का आपका बैचलर्स प्रोग्राम है, राइट। तो उसके बाद यू विल हैव 2 ऑप्शंस, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। So again, get confused. Graduate is a master's program and postgraduate is postgraduate diploma degree or certificate or whatever you say, right? So PG programs are there and master's programs are there. दोनों आपके लिए ओपन होते हैं। अब कनाडा का एक सिंपल रूल है कि अगर आप 2 साल पढ़ाई करते हो बैक टू बैक फॉर द 4 सेमेस्टर्स, राइट, तो आपको सीधा यहाँ पे मिलता है 3 साल का वर्क परमिट। Most of the countries are giving work permit, but उसमें काफी सारे TNCs रहते हैं। Canada has no any kind of TNC. आप कोई भी प्रोग्राम किया है, चाहे वो आर्ट्स के बाद किया है या कॉमर्स के बाद किया है या इंजीनियरिंग के बाद किया है, कंप्यूटर्स के बाद किया है, IT के बाद किया है या मैनेजमेंट के बाद किया है या मेडिकल के बाद किया है, so you can have a simply 3 years of work permit. आपको 3 साल के वर्क परमिट में आपने जिस फील्ड के अंदर स्टडीज किया हुआ है वो उस फील्ड का आपको फील्ड का जॉब करना है। फील्ड का जॉब अगर इंडिया में बोले तो सबको लगता है मार्केटिंग का जॉब, मार्केटिंग का नहीं बोल रहा हूँ। फील्ड का जॉब मतलब आपने जिस चीज की पढ़ाई की है वो चीज का आपके पास 1 साल का फुल टाइम जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप अपना PR फाइल कर सकते हो। कनाडा में काफी सारे रीजन ऐसे हैं जो 1 साल का फुल टाइम जॉब फील्ड का भी नहीं मांगते और वो लोग डायरेक्टली आपको PR ऑफर भी करते हैं। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द PR रेशियो, सो कनाडा इज प्रोवाइडिंग world's largest PR program as of now across the globe, right? So Canada का कोटा if you are talking about 2019 उन्होंने 3.58 lakhs PR दिया और उसके अंदर से 70 to 80% जितने स्टूडेंट्स जो थे they all are basically from the student category, right? जितने भी PR होल्डर्स थे उसमें से 70 to 80% are basically from the student category. So इतना बड़ा PR का प्रोग्राम yes Canada is running. बाकी कोई भी कंट्री में आप पढ़ने जाओ वहां पे ये नहीं बोल सकते हो कि फिक्स एक्सपेंस कितना होगा। यस, कनाडा इज द कंट्री जहां पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपका जो टेंटेटिव एक्सपेंस है वो इतने से इतने के बीच के अंदर ही होगा। द रीजन इज व्हाट, कनाडा का जो कॉलेज सिस्टम है, कम्युनिटी कॉलेज सिस्टम, उसमें मैक्सिमम फीस रहता है $17,000। यस, $17,000, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट दे आर चार्जिंग फॉर द study abroad student for the 1 year tuition fees, right?
सो ये सब मिला के आपका फर्स्ट ईयर का अगर एक्सपेंस कैलकुलेट करें तो होता है 15 to 18 lakhs के बीच में, राइट, 15 to 18 lakhs। सेकेंड ईयर जो है वो रहता है 5 to 8 lakhs। अब ये चीज कैसे है उसको समझने के लिए स्पेंड योर 25 मिनट्स, उतना यहाँ पे उतना टाइम नहीं है अपने पास। Yes, and again, Canada is also allowing a part-time job. You will have $14 to $15 per hour salary as per the government norms, and you can work during studies 20 hours a week, and during vacations आपको मिलेगा 40 hours a week. वैकेशन रहता है वहाँ पे पूरे साल में 4 महीना, और आपको पढ़ाई करनी है 8 महीना, मतलब 4 महीने का एक सेमेस्टर रहता है। Okay, fine. So friends, this is my direct sharing screen. I hope you can see me, see my screen right now. This is my portal, and this is called as an canonprep.com. So students, this kind of courses we are running as of now on a Canon Prep portal. This is the domain name www.canonprep.com. Right? This is the domain name. So IELTS Academics is there, IELTS Academic Intensive Batch is there, Spoken English, French live classes, GRE, SAT, PT, Duolingo English Test, and IELTS General Portal. This kind of all classes we are running. So if you are talking about the basic test engines, so IELTS, all IELTS having a test engine. We are also having test engine for a GRE, SAT, and PT. Shortly we are going to launch, and Duolingo test. We are also having a टेस्ट इंजन। सो ये सभी पोर्टल जो है वो टेस्ट इंजन के साथ में है। अब टेस्ट इंजन है जिसके अंदर आप अपना पूरा मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो और अपने आप को जज भी कर सकते हो। Now if we are talking about the IELTS academics, again I'm facing some technical issue with it. I'm extremely sorry. So yes, this kind of portal we have, and we are providing all facilities upon this portal. If we are talking about the live classes, yes, live classes we have. If we are talking about recorded lectures, yes, recorded lectures you will have. If you are talking about the English testing, आप अपने English भी इसमें से टेस्ट कर सकते हो। आप अपना प्लान सेलेक्ट कर सकते हो फॉर एन IELTS। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है, यू कैन ऑल्सो गो विद द ग्रामर टूल। आपको ग्रामर एंड वोकेबलरी का एक्स्ट्रा इसमें लेक्चर भी वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग। वी आर ऑल्सो हैविंग अ रेगुलर बैचेस। उसमें भी दो अलग अलग तरीके के पैटर्न है। रेगुलर बैचेस पर 1 to 1.5 hours, एंड इंटेंसिव बैचेस जिसके अंदर आपको 3 घंटे का बैच मिलता है। We are also providing 11 sectional tests and 6 mock tests. If you are talking about IELTS General, जो जॉब करने के लिए या PR के लिए जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो एग्जाम देते हैं यूजुअली, उसके अंदर वी आर प्रोवाइडिंग 5 सेक्शनल टेस्ट एंड 5 मॉक टेस्ट। इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो डेली बेसिस पे वी आर कंडक्टिंग ऑन Zoom. Timings are 11:30 and evening 4 o'clock. Although if you need some any kind of light on this, you can contact me. I'll drop my mobile number in a chat box, or my Nirdesh team can also give you the number. So you can contact me. I can share a link with you, and you can watch out that entire demonstration. A part of that, we are also running one more program, जिसका नाम है LEO, Learn English Online. So what is this? सबसे पहला we have noticed that lot many students are giving IELTS exams, but they are not getting their desired scores. Why? Because their English base is very much poor. Otherwise वो international touch का नहीं होता। दूसरा चीज, इंडियन स्टूडेंट्स वी आर ऑल्सो नोटिस दैट गुजराती मीडियम में, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th तक ये मीडियम में पढ़ते हैं, फिर उनको कॉलेज में जाना होता है, वो लोग स्टडीज करते हैं इंग्लिश मीडियम में। दे आर ऑल्सो फेसिंग सम इश्यूज विद इट, और उनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको फर्स्ट ईयर में काफी कुछ चीजें फेस करनी पड़ती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉब सीकर्स, जो पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब के लिए फाइंड आउट करते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, दे आर नॉट गेटिंग थ्रू। परसेंटेज वगैरह काफी अच्छे रहते हैं, but they are not getting through. Why? Because 90 of job requirements are comes up with the client interaction, or client interaction के अंदर you require good English. So that we have seen. Again, we have noticed one of the biggest thing in this planet, specifically into Gujarat, and that is मम्मी पापा होते हैं गुजराती मीडियम से और बच्चे पढ़ते हैं CBSE बोर्ड में। So this is the biggest issue, क्योंकि मम्मी पापा को उतना इंग्लिश नहीं आता, तो शायद 5, 6 या 7 स्टैंडर्ड तक वो लोग गाइड कर देंगे, बट 8, 9, 10, 11, 12 दे आर फेसिंग लॉट मेनी इश्यूज। या तो उनका बोर्ड चेंज करवा देंगे, या तो फिर क्या करेंगे, भाई तो अपने हिसाब से कर, हमें छोड़ दे, राइट? आस्क योर ट्यूटर्स, आस्क योर टीचर्स, ये सब चलता है। ये चीज क्यों करने की? हाउसवाइफ्स जो पूरा दिन 12 घंटे
आपके चाइल्ड के साथ रहती है या चिल्ड्रन के साथ रहती है एंड शी इज नॉट फ्रॉम दैट मच फैमिलियर विद द इंग्लिश, तो उसमें भी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। सो उन सबका सोल्यूशन हमने निकाला, दैट इज कॉल्ड LEO, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। अब घर पे बैठे बैठे इंग्लिश पढ़ो, राइट? इंग्लिश पढ़ी कैसे जाती है वो भी हमने इसमें काफी कुछ चीजें एक्सप्लोर की हुई है। सबसे पहला जो कोई भी लैंग्वेज पढ़ना होता है उसमें आता है उसका प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम बोलते हैं उच्चारण। सो वी आर स्टार्टिंग विद द अल्फाबेट्स से लेके वी आर गोइंग थ्रू विद द वोकैबुलरीज, वर्ड्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद आता है सेंटेंस बिल्डिंग, दैट इज कम्स अप विद द वर्बल, के बाद आएगा ग्रामर, और उसके बाद लास्ट में वी आर आल्सो गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अमंग ऑल द पीपल ऑनलाइन, दैट इज स्पोकन इंग्लिश। सो इस तरीके से टोटल 3-3.5 घंटे का बैच हमने बनाया जस्ट फॉर 3 months. If you'll spend your 3.5 hours a day, Monday to Friday for 3 months, you will be learn a professional English course, and that is called Learn English Online by Kanan International. So that is one of a good opportunity for you to learn English. Sit back at home. Lockdown है, so वैसे भी कुछ नहीं है, काफी सारा प्रमोशन हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन भी इसका किया था, एंड वी हैव गॉट वेरी गुड रिस्पांस थ्रू दैट, एंड लॉट मेनी स्टूडेंट्स आर लर्न। ये एक्चुअली प्रोग्राम जो है वो प्रीवियसली हम हमारे सेंटर्स में चलाते थे, एंड दैट इज कॉल्ड पैक, प्रोफेशनल इंग्लिश कोर्स बाय कानन। उसका अपडेटेड वर्जन है, दैट इज लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। सो पैक है, दैट इज कम्स टू द वुड पिकर, एक बर्ड आता है वो लकड़े में ना चांच मार मार के अपना छेद बना के अपना घर बनाता है। So through that we have inspired through PEC, and we have given this program name PECK, PEC, woodpecker पे से हमने लिया था। So that is updated version now। आप woodpecker थे, अब आप lion बनी English के अंदर, and you can easily learn your English, that is learn English online। उसका application भी है, you can also download through Google Play Store, LEO by Kanan International, right? उसका iOS अभी हमने नहीं बनाया because lot many licenses are there, जो IT वाले बंदे होंगे उनको पता होगा। So it is very complicated to tie up with iOS, but shortly we're gonna do that. So as of now, you can also go through the application. You can also go through the Kanan Prep portal, जिसके अंदर आपको live classes वगैरह मिलते हैं। Other contents are also there. You can also find out some grammar and vocabularies and all. Everything is provided on that portal, and you can simply improve your English. Fees is it's commercial thing, I know, but I must say you will learn your English within 3 months in 4500 only. प्लस यू विल हैव 6 months ऑफ वैलिडिटी। कोर्स 3 महीने का है, बट आपको वैलिडिटी 6 महीने की मिलेगी। अगर 2-4 पॉइंट्स बच जाते हैं तो भी आप सेकंड टाइम में उसको कवर कर सकते हो। सो डोंट वरी, इन कानन यू विल हैव फुल वैलिडिटी विद मैक्सिमम फैसिलिटी। सो दैट इज इट। इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी, यू विल हैव माय नंबर, अदरवाइज सिंपली फाइंड आउट कानन इंटरनेशनल वडोदरा, जो पहला नंबर आएगा लास्ट में 999, दैट इज माय। थैंक यू वेरी मच सर, आई हैव डन विद नेक्स्ट अप टू यू। थैंक यू नियंत भट्ट सर, आपने स्टडी अब्रॉड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। वेलकम सर। आप सभी श्रोतागण इस हमारे वेबिनार में पधारे, इसके लिए मैं हितेश शाह आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारा अगला वेबिनार तारीख 2 जनवरी को 2020 को दोपहर 3 बजे होगा। इसका भी मैं यहाँ से आपको इन्विटेशन देता हूँ। अब मैं तुषार जी को आमंत्रित करता हूँ फ्री इंस्टेंट पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में, उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स के लिए। तुषार जी। थैंक यू हितेश जी। फ्री इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी हमने इस वेबिनार का सबको इनविटेशन दिया था, ये एक फ्लायर उसके साथ आया था। आज के वेबिनार का खास आकर्षण इंस्टेंट 500 रुपीज का इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट सबको फ्री दिया जाएगा। तो जो लोग भी जूम में या फेसबुक लाइव पे भी हमारे अभी ज्वाइन है, तो वो लोग हमारी ये लिंक दी गई थी, इस लिंक के ऊपर जो लोग क्लिक करते हैं तो वो लोग सीधे ही इस फॉर्म के ऊपर जाएंगे इस लिंक को क्लिक करने के बाद, और ये फॉर्म है वेबिनार रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, और उसके साथ 2 सेक्शंस आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट सेक्शन में आप अपना बेसिक डिटेल, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, कौन से स्कूल या कॉलेज या किस पेशे से आप बिलोंग करते हैं, वो सारी बेसिक डिटेल आपकी रहेगी। सेकंड सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चंस, ये जो इंस्ट्रक्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल 3 लैंग्वेज में है फॉर्म हमने बनाया है। तो लैंग्वेज बैरियर का भी थोड़ा सा ख्याल रखा है, इंग्लिश, गुजराती और हिंदी
नो लैंग्वेज में ये पूरा आप अपना खुद का सर्वे कर सकते हो। पर्सनालिटी खुद की इंस्टेंटली जान सकते हो। इंस्टेंटली मीन्स आप हार्डली 2.5 या 3 मिनट में ये पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बाद में जब आप सबमिट दबाओगे तो ये पूरा डेटा हमारे पास आएगा। हम आपको अगर आप हमें कांटेक्ट करते हो फ़ोन से तो हम आपको इंस्टेंटली आपकी पर्सनैलिटी बता सकते हैं, या तो फिर हम आपको मेल से या व्हाट्सएप से आपका पर्सनैलिटी का रिजल्ट जो है वो भेज सकते हैं इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो 4 तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ईगल, पीकॉक, डव और ओल। इसको पक्षियों के नाम के साथ, जाति के साथ हमने जोड़ा है और ये पूरा हमने डेवलप करवाया था एमएस यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मदद से। अब ये 4 पर्सनैलिटीज़ क्या है, फटाफट मैं आपको बताता हूँ। ईगल यानी थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है उसमें। पीकॉक है, ये आर्टिस्टिक नेचर का बंदा है या लेडी है, और वो कोलैबोरेशन में, एंथुसियाज्म में बहुत बिलीव करते हैं। डव जो है वो वर्कफोर्स है अच्छा, एक्सेप्टिंग नेचर होता है, सपोर्ट बहुत अच्छा देते हैं ये लोग। ओल जो है वो एक्यूरेसी में बिलीव करते हैं, क्वेश्चनिंग में बिलीव करते हैं। तो ईगल वाले मैनेजमेंट में या ओनरशिप फर्म्स में बहुत अच्छे शाइन कर सकते हैं। पीकॉक पर्सनालिटी वाले कलाकार तो हो ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी पेशे में अगर इमोशंस की या आर्ट की ज़रूरत पड़े तो वो लोग बहुत अच्छा उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। डव आर ऑलवेज work in teamwork, so they are very good team player. Poles are good auditors. They can become auditors and troubleshooters also. So this is the ये 4 तरह की पर्सनालिटी। आपके जो भी 40 सवाल के जवाब आएंगे उसके हिसाब से 1, 2, 3, 4 आपकी पर्सनालिटीज आ सकती हैं। उसके बारे में ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए आपको तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस है। अलकापुरी में हमारा ऑफिस है, आरसी दत्त रोड पे, ऑफ्टेल टावर में, फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारा ईमेल आईडी है nirdesh@gmail.com। 2 फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे, पहला वाला मेरा है, दूसरा जीतू भाई मेहता का है। आप थोड़ी बहुत जानकारी हमारी वेबसाइट से भी पा सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे होंगे ये डीएमआईटी टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो पहले भी मैंने आपको जो बताया था, तो वो उसके बारे में भी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हितेश जी ने मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए भी बोला है, तो मैं बारी-बारी सबका थैंक यू कहना चाहूँगा। सबसे पहले श्री धवल भाई भट्ट सर, जो उमा विद्यालय कैंपस में एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके अंडर में 4 प्रिंसिपल्स हैं और 3,500 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। तो सर बहुत बिजी चलते हैं, लेकिन हमेशा हमारे रिक्वेस्ट को मान दे के पहली प्रायोरिटी में हमारे पास आते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं। आज भी उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए, तो थैंक यू वेरी मच भट्ट सर। उसके बाद कैप्टन BZ याहिया सर, जो एयर इंडिया रिटायर्ड कैप्टन पायलट हैं और उनके पास भी बहुत ही बड़ा अनुभव है। तो उन्होंने भी आज हमें जो गुजरात में बड़ौदा में एक नया कोर्स आ रहा है कमर्शियल पायलट का, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। नियंत सर को मैं हमेशा एक रिस्पेक्ट की नज़र से हमेशा देखता हूँ और हमारे संकट मोचन भी है कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम सिर्फ नियंत भाई बोलते हैं और सर समझ जाते हैं इशारे में। तो आज उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आए हमारे पास और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी, स्टडी अब्रॉड
स्टडी पोर्टल उनके बारे में और ये जो नया उनका प्रोग्राम है लियो, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। मैं आशा रखता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होगा। इवन पेरेंट्स को भी जो जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाने में तकलीफ होती है, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सुविधा का घर बैठे फ़ायदा ज़रूर लें। So thank you, Niyan sir and whole Kanan International Management team. उसके बाद हितेश जी, आप हमारे घर के ही हैं, लेकिन आपने पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से आगे ले गए, कोऑर्डिनेशन किया, सो थैंक यू वेरी मच। हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं YNN न्यूज़ और वॉइस ऑफ वडोदरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर है, और फीलिंग्स मल्टीमीडिया जो हमारे मैगजीन और मल्टीमीडिया पार्टनर है। ये लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं मीडिया कवरेज के बारे में, मीडिया हमारा जो कवरेज है उसके बारे में, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे आखिर में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लोग जो हैं हमारे श्रोता, जो हमें हर हफ्ते कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं, और उन्हीं के रिक्वेस्ट के आधार पे हम अलग-अलग स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं और उनके टाइमिंग्स के हिसाब से उनको बुलाते हैं। तो मेरे सारे श्रोता जो अभी अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे हमें देख रहे हैं, और फ्यूचर में भी हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसमें वो हमें देखने वाले हैं, तो उनको भी मैं इसी प्लेटफॉर्म से सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल है निर्देश एजुकेशन, जो रिसेंटली हम बहुत ही छोटे हैं इस फील्ड में, लेकिन फिर भी हमने 100 सब्सक्राइबर का एक छोटा सा लैंडमार्क क्रॉस किया है, जो हमारे लिए तो काफी बड़ा है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। जब भी नए वीडियोस आपको मिलते हैं उन्हें लाइक शेयर करें, उसके ऊपर आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट्स आपको लगते हैं न्यूट्रली वो दें, तो ताकि हम हमारे प्रोग्राम्स को अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो थैंक यू वेरी मच। इस नोट के साथ मैं यहाँ पे ये वेबिनार संपन्न करता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, and take very good care of yourself. Thank you. Good night.